गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कोऑर्डिनेशन में आज हम लोग आइसोमेरिज्म के एक दूसरे सेगमेंट पे आ रहे हैं। मैंने पिछली क्लास तक आपको आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी टेट्राहेड्रल और साथ साथ स्क्वायर प्लेनर दोनों में किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे उसके बारे में बात मैंने बताई थी। हालांकि यहीं पे आज हम लोग ऑप्टिकल के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। और फिर पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे ही पूरी डिटेल हो जाए और फिर हम उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी दोनों बातें करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे जब हम लोगों ने बात की थी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इस पे जो बात थी, एक तो ये कि टेट्राहेड्रल पार्ट हो, ठीक है। MA4 में टेट्राहेड्रल है, MA4 मान लीजिए या L4 मान लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी तरह से अगर दूसरा पार्ट है स्क्वायर प्लेनर, तो हमने ये सब बातें पता की थी कि यहाँ पर टेट्राहेड्रल केसेस में ज्योमेट्रिकल की अगर बात करें तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल नहीं था, ठीक। और स्क्वायर प्लेनर पे अगर हम बात करें MA4 में, तो इसके अलग अलग केस थे। MA4 के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं था। MA3B वाले केस में भी ज्योमेट्रिकल टर्म नहीं होगा और MA2B2 वाले के केस में सिस ट्रांस था, यानी यहाँ दो फॉर्म बनेंगे ज्योमेट्रिकल के। इसके बाद MA2BC अगर था तब भी यहाँ पे था। तो ये सब केसेस तो हम लोगों ने पढ़े थे। और MABCD अगर आ जाएगा तभी उस कंडीशन में आपके पास 3 थे। तो ये सब फॉर्म हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल के पढ़े थे, ठीक। इसके बाद फिर AA टाइप का, A' बाइडेंटेड, सब मैंने केसेस बताए थे। लेकिन अब एक खास बात हम लोग ऑप्टिकल को लेकर भी यहाँ पे साथ में करते जा रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे अगर हम बात करते हैं तो हमें अब मेरे ख्याल से ऑप्टिकल के बारे में सब कुछ पता है आपको कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर हो गया तो मॉलिक्यूल हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करो तो आप उस कंडीशन में ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, है ना। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में उसको आप क्या बोलते हैं, कायरल मॉलिक्यूल, कायरल कार्बन नहीं, कायरल मॉलिक्यूल। तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो आप तो यही बस सिंपल सी बात समझेंगे, है ना। तो हमें बस इतना काम करना है कि हर एक मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात आप करने लगोगे। तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है तो उस कंडीशन में वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर सिमेट्री नहीं मिलती है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकली एक्टिव जैसे ही होगा उसके दो फॉर्म आपके तैयार हो जाएंगे, एक D+ और एक L-। तो अगर आप नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करने पे जाएंगे तो आप दो फॉर्म काउंट करिएगा। अब जरा इस पे मैं बात कर लूँ। इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, अगर मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करूँ जिसमें A है, यहाँ पे A है, ये A है, अब चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, यानी इसका कोई भी केस हो, तो इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देयर इज नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज ऑफ प्लेनर मॉलिक्यूल, है ना। तो ये तो ऑलरेडी प्लेन में है तो इसमें तो प्लेन पूरी सिमेट्री होगी, तो आप कभी भी इसमें तो ऑप्टिकल की बात करेंगे ही नहीं। तो ये तो खत्म सीधा ऐसे। इन सभी केसेस में जहां भी स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया तो वहां ऑप्टिकल की बात आप ऐसे जीरो कर देंगे, ठीक। तो ये तो सीधा सीधा खत्म हो गया। अब बचता कहाँ पे है, टेट्राहेड्रल केस में। तो हम ऑप्टिकल की बात करने जा रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आपको याद है कायरल कार्बन। तो अगर हमारे पास A, यहाँ पे A, ये A है और ये है, तो आप इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं, ये जस्ट लाइक कायरल कार्बन, है ना। तो कायरल मेटल की तरफ आप देख सकते हो, अगर चारों ग्रुप सेम है तो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर आपको एक्टिव करना है तो इसमें चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए।
A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C इज़ नॉट इक्वल टू D। तो अगर ये चारों डिफरेंट हैं तो आप ऑप्टिकली एक्टिव बता पाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। अब जैसे कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तब तो वहाँ कुछ भी नहीं करना, आपको केवल ज्योमेट्रिकल होगा, वहाँ ऑप्टिकल की कोई बात नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या है, वहाँ ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, वहाँ क्या होगा, वहाँ ऑप्टिकल होगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसा, लेकिन कंडीशनल है, ऐसा नहीं सब में हो जाए। तो मैं जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए, मैं लिखता NiClBr अमोनिया एंड वाटर, है ना, ये सभी मैंने लिख दिए। तो अगर मैं इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स लिख दूँ तो Ni+2 में ही है, तो इसमें ये क्या है, टेट्राहेड्रल। और अगर टेट्राहेड्रल है तो उस कंडीशन में क्या होगा, Na के साथ से Cl है, फिर एक ब्रोमीन है, एक बार अमोनिया है, वाटर है, तो अपने आप में ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आपके पास यही स्क्वायर प्लेनर होता तब तो आपको कुछ सोचना ही नहीं, मान लीजिए निकल की जगह प्लेटिनम होता, तब तो बहुत सिंपल सी बात हो जाती कि उस कंडीशन में स्क्वायर प्लेनर होता, और ऐसे केस में आपके पास ऑप्टिकल की बात हम लोग नहीं करते। लेकिन यहाँ पर आपको स्क्वायर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपको ऑप्टिकल देखने के लिए ये देखना जरूरी है कि चारों ग्रुप डिफरेंट है या नहीं है, ठीक है। तो एक बार इसको पूरा नोट करिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। चलिए, तो आपने इसको नोट कर लिया। अब मैं कुछ एग्जांपल्स भी इसमें साथ में देता जा रहा हूँ। चलिए, जैसे इसमें बात मैं करूं अब, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा NiCl4 n-2 या NiNH3 का होल 4 n+2, ठीक है ना, या NiNH3 का होल ट्वाइस NCl2, ऐसा लिख गया। तो ऐसे जितने भी कॉम्प्लेक्स आप लिख रहे हैं, है ना, CuNH3 का होल 4+2 या PtEn का होल ट्वाइस n+2 या PtNH3 का होल ट्वाइस और Cl2 दिस। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस आप लिख रहे हैं, इसमें मैं दोनों चीज़ें चेक कर रहा हूँ। तो चलिए इसमें आ जाते हैं हम लोग। ये sp3 होगा, टेट्राहाइड्रल होगा, तो सबसे पहले तो यही डिफाइन करना है। अब टेट्राहाइड्रल अगर हो गया तो ऐसे केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होंगे। ऑप्टिकल की अगर हम बात करें, ऑप्टिकल में क्या करना होगा, निकल के साथ चारों क्लोरीन है ना, तो आइडेंटिकल है, यहाँ तो ऑप्टिकल की बात भी नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ कुछ भी नहीं आया। इसी तरह से यहाँ पर भी sp3 टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स आ गया, तो यहाँ पे आपको क्या देखना होगा, ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, ऑप्टिकल भी नहीं होगा, ठीक। तो सेम बात यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पर भी sp3 है एब्रेशन, यहाँ भी टेट्राहाइड्रल आ गया, तो क्या यहाँ पर हम लोग ज्योमेट्रिकल दिखाएंगे? नहीं, बिकॉज ज्योमेट्रिकल तो हो ही नहीं सकता। कैसे, निकल है अगर आपके पास +2, तो यहाँ अमोनिया है, एक इधर अमोनिया है, एक इधर है Cl- और ये Cl, तो ऐसे कोऑर्डिनेट हो रहा है, तो टेट्राहाइड्रल बना है, ठीक। तो अब इसमें ज्योमेट्रिकल कोई नहीं बना सकते। अच्छा, क्या इसमें ऑप्टिकल की बात हम लोग अगर करें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, तो क्या होगा? तो इसके अंदर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी होगी। तो अगर मान लीजिए मैं ऐसा प्लेन अप्लाई कर देता इस तरह का, जिसमें ये पूरा अमोनिया
ये कट जाते, तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती। तो चूंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें लाने के लिए आपको, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं चाहते हैं आप, तो इसके लिए तो चारों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए ना कायरल कार्बन की तरह, तो यहाँ भी ऑप्टिकल की बात नहीं होगी। अब मैं जरा इस पे आता हूँ, आपको याद करिए ये DsP2 है, यानी स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा क्या? नहीं। रीजन, क्योंकि यहाँ एक जैसे ग्रुप है, और ऑप्टिकल का तो कोई बात ही नहीं करना है क्योंकि स्क्वायर प्लेनर हो गया। अब जरा मैं इन दोनों पे बात करूं, अब जरा देखिए PTEN का होल ट्वाइस, वो तो सिंपल सा स्क्वायर प्लेनर है, ऐसे बना, तो क्या इसमें ज्योमेट्रिकल होगा? बिल्कुल नहीं, इसमें तो अपोजिट बन ही नहीं सकता, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी इसमें नहीं है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री तो स्क्वायर प्लेनर ही है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात अगर हम करें तो वो भी नहीं होगा। समझ में आई बात? तो ये दोनों चीज़ें कैंसिल होंगी, कैसे होंगी ये सब क्लियर होना चाहिए। तो PT+2 में अगर EN है तो बहुत ईजिली आप दिखा पाएंगे कि ये स्क्वायर प्लेनर होने के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है इसमें दूसरा वेरिएशन नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर हम बात करते तो यहाँ ज्योमेट्रिकल के केस बन जाते सिस और ट्रांस में, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो यहाँ पे 2 होंगे, बट ऑप्टिकल यहाँ पर भी क्या होगा? 0, यानी नहीं होगा। उसका कारण आपको पता है, स्क्वायर प्लेनर में तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, प्लेनर है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो मेनली बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम 4 के अंदर ये सब बातें करेंगे, ठीक है ना? तो इस पे ध्यान रखना है। इसके बाद जो मेन पार्ट है उसमें हम लोग जरा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस भी बात करते हैं कि कैसे चीज़ें होंगी। तो आप पहले एक बार इन सब पे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बात करूँ। चलिए, तो इनको मैं रब कर देता हूँ। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। तो वहाँ पर भी दोनों बातें एक साथ ही हम लोग करेंगे, एक तो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों। चलिए, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में तो 3D में है, प्लेनर तो पूरा होगा नहीं। तो आप MA6 ये +N मान लीजिए, ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो मैं सब अलग अलग केसेस लिखता हूँ। जैसे सबसे पहला ही केस MA6, अगर सभी लिगेंड सेम है, हालांकि मैं क्वेश्चन से आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा, सभी A लिख दिया आपने प्लेन में, और फिर यहाँ पे एक A ऐसा है और एक A यहाँ पे। तो इसमें सिस ट्रांस कैसे होता है ज़रा समझिएगा। इन दोनों की पोजीशन सिस है, इन दोनों की भी पोजीशन क्या होगी? सिस ही बताएंगे आप, है ना? इसकी पोजीशन इन चारों से सिस है, ठीक, और इसकी भी पोजीशन इन चारों से सिस है, और साथ साथ इनका सिस। ट्रांस कौन हुआ? ये और ये ट्रांस है, ये और ये ट्रांस है, यानी ये दोनों केस अगर आप देखें तो यहाँ ये ट्रांस होगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग सिस और ट्रांस वाला फेज भी पता होना चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ पे चूंकि तीनों एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो चूंकि सेम लिगेंड है, ए एक ही है, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल अगर आइसोमर्स की आप बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यहाँ पे क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 है, यहाँ पे GI नहीं होगा, ठीक। लेकिन इस पे और केसेज हैं। दूसरे केस पे आते हैं MA5B, 5 एक जैसे हों, तो यहाँ पे क्या बना पाएंगे आप? अलग अलग।
अच्छा ये प्लेन अलग और एक्चुअल पोजीशन अलग अलग नहीं है, तीनों एक्सिस है ना, सेम एक जैसी ज्योमेट्री। MA5 ऐसे आ गया और एक A इधर है, एक B इधर है। तो इस तरह के केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या इसके अलावा दूसरा कोई फॉर्म बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, बिकॉज AB सिस ट्रांस सब है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मेरी एक और बात, साथ साथ ऑप्टिकल के बारे में भी बात हम लोग यहीं पे करते जाएं, है ना, इस पे भी ऑप्टिकल के बारे में बात कर लेंगे। अब जरा देखिए, ये तो कैसे प्लेन देखोगे, ये तो पूरा प्लेन है, ऊपर भी सेम है, तो आप ऐसे ही सीधे कट कर देंगे, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि सेम ग्रुप है ना। तो यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ नहीं दिखेगा ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, अच्छा अब मैं जरा इस पे आता हूँ। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर भी ऐसे ही प्लेन आप सेट कर दो तो ये कट हो जाएगा। तो यहाँ भी कैसा होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो यहाँ पर भी आपको कोई ऑप्टिकल वाली बात नहीं मिलेगी। तो ये तो मैंने दो केसेस हैं। अब मैं तीसरे केस पे आ रहा हूँ, जहाँ हम MA4B2 पे आ रहे हैं। तो इसको ज़रा देखते हैं कैसे बनेगा। तो अगर आप इसको देखें तो MA4 ऐसे बना दिया मैंने, है ना, और B मैंने ऐसे लिख दिया। तो इसमें देखो क्या है, A और A का सिस ट्रांस तो सब है, B और B का ट्रांस है, सिस नहीं है। तो आप दूसरा फॉर्म बनाएंगे तो B ऐसे बना दीजिए, B यहाँ बना दीजिए, यहाँ A है, यहाँ A है, और ये A और ये दोनों फॉर्म बन गए। ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा तो कोई केस नहीं बनेगा। अब जरा बात समझिएगा, इन दोनों में कैसे ऑप्टिकल देखेंगे आप। तो इसको तो आप इसी में प्लेन में सिमेट्री रख देंगे, तो कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। और इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आप प्लेन रख सकते हैं, कैसे, ऐसे ही रख दीजिए, इस तरह का प्लेन रख दीजिए, अपने आप बराबर बराबर सब कैंसिल हो गया। तो यहाँ भी ऑप्टिकल कैसा होगा, इनएक्टिव। तो ऑप्टिकल वाली बात अभी बहुत आगे तक आएगी। तो पहले तो इन दोनों को क्लियर रहे कि कैसे इसको कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, लेकिन ऑप्टिकल अभी भी नहीं है। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बात करूँ। चलिए, तो आपने मेरे ख्याल से इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसके और एक दो केस की बात करूंगा, बाकी फिर मैं एग्जाम्पल से ही आपको समझाऊंगा कि कैसे आप देखोगे इसको, है ना। क्योंकि ए बी वगैरह हर समय, क्योंकि मान लीजिए बाइडेंटेट ए डैश टाइप के एग्जाम्पल्स होंगे, तो हर एक का केस आप ऐसे लर्न मत करिए। तो हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे बात करेंगे, और जितने क्वेश्चंस हम लोग इस पे करेंगे उतना बेटर होगा। अब जरा देखिए, इसके अलावा एक और केस, चौथे केस पे हम आ जाते हैं। अब मैं MA3B3 की बात कर रहा हूँ। इसमें जरा देखिए क्या है, यहाँ पे दो केसेस आपके पास, A ऐसा है, A यहाँ पे है, B यहाँ पे, B इधर, और ये A है, यहाँ पे B है। एक केस ये। इसके अलावा इसका एक केस और बनता है, A यहाँ पे, A इधर, B इधर, और इधर B है, ये B है। अब जरा देखिए इसमें क्या है, इसमें दो अलग अलग पोजीशन है। इस पोजीशन में, यानी इस A को और इस A को,
इसको आप ऐसे लिंक कर दें, है ना, तो ये एक ट्रायंगल आएगा, ये ट्रायंगल आएगा ना इस तरह से। और इसी तरह से यहाँ पे तीनों ए का क्या है, ये प्लेन में ही है। तो दरअसल ये अलग अलग पोजीशन में दो आइसोमर्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पे दो बन गए। और ख़ास बात ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं फेशियल प्लेन, है ना, और ये जो होता है वो मेरीडोनियल प्लेन है, ये केवल नाम है। तो इसको हम लोग सिस्ट्रांस नहीं बोलते हैं, इसको एक नया नाम दे देते हैं हम लोग, फैक्मर आइसोमेरिज्म, फैक्मर आइसोमेरिज्म, है ना। तो जैसे सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म बोलते हैं तो वो एक एग्जाम्पल होता है सिस्ट्रांस, वैसे इनको आप क्या बोलेंगे आपस में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एक और बात, तो ये ज्योमेट्रिकल केवल दो ही केस बनेंगे। अब इसको कैसे बनाया गया, वो सिंपल सी बात है, ए का सिस्ट्रांस देख लो, बी का सिस्ट्रांस देख लो, ए बी का सिस्ट्रांस देख लो, सभी केसेस आपको मिल जाने चाहिए, है ना, वो दोनों में ही मिलेंगे। एक और बात, क्या इसमें ऑप्टिकल की बात हम लोग कर सकते हैं, तो ऑप्टिकल की बात अगर करना चाहें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कैसे होगा। अब जरा देखिए, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, तो ऑब्वियस बात है, सीधे सीधे इसी प्लेन को रख दो, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये पूरा प्लेन जिसमें ए और बी हैं उसी प्लेन में कट कर दीजिए, तो ये कैसा होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा इसके अंदर। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक। वही चीज सेम चीज यहाँ भी आएगा, यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, तो यहाँ भी आप इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल देंगे, ठीक। अच्छा, इसके अलावा तो इसको हम लोग फेशियल मेरीडोनियल आइसोमेरिज्म भी नाम देते हैं। इसके अलावा मैं ऐसे बहुत सारे केस आप बदलते बदलते जाएंगे और बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, तो वो मैं एग्जांपल्स में बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ है कि ABCD अगर आप सब बदल दें, सभी लिगेंड आपके पास अलग हो जाएं, ऑल 6 लिगेंड्स आर डिफरेंट, तो ऐसे केस में क्या होगा, इनके टोटल 15 आइसोमर्स बन जाते हैं, 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, ध्यान रखिएगा। तो पॉसिबिलिटीज है, ये तो परमुटेशन वाली बात होगी ना, दो पोजीशन 6 लिगेंड्स हैं, तो आप इस तरह से 15 मिला सकते हैं। और जितने फॉर्म बनेंगे, ऑल दी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों, क्योंकि भाई सब तो डिफरेंट है ना, तो अगर सभी ऑप्टिकली एक्टिव हुए तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 30 आ जाएंगे, है ना, 15 होंगे तो एक एक सबके एक D प्लस है, L माइनस है, तो ये यहाँ तक चला जाता है। हालांकि उस पर तो ऐसे बीच में बहुत सारे केसेस आ जाएंगे जहाँ हमने MA3B3 किया है, फिर MA2 आ जाए और फिर BCD अलग अलग कर दें, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, हम सब पे एक साथ नहीं काम करेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चंस बहुत सारे करा देता हूँ जिससे हम लोग एक्चुअल बात समझ पाएंगे, है ना। ये सब तो केवल एक बेसिक लेवल पे A4 होना, ये एक तरीके से थ्योरी को बना दिया गया, बट इसकी बेसिक थ्योरी तो वही है। सिंपल सा आपको ज्योमेट्री देखना है और प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है, उसके बेसिस पर ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों तय कर लेते हैं आप, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लिए, फिर मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको इसको और समझाता हूँ। चलिए, तो इसको आपने नोट कर लिया। अब मैं इसके क्वेश्चंस आपको सीधे बताता हूँ कि कैसे कैसे हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। देखिए, अब मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कि PT NH3 होल 4 एंड Cl2, ये कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा
और इसमें हम दोनों चीज़ें चेक करना चाहते हैं कि कितने स्टीरियो आइसोमर्स बन रहा है ना। तो क्वेश्चन को हम इस तरह से दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, तो ज्योमेट्रिकल ही पहले बनाते हैं। NH3, यहाँ पे NH3 आया, इधर NH3 आ गया, तो ये ऐसे बना, और Cl को आप यहाँ पे बना देते हैं, ठीक। तो ये एक फॉर्म बन गया। अब एक बार हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लेटिनम और दोनों Cl को सिस फॉर्म में ले आए, अमोनिया इस तरह से रहे, और यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया, ठीक है। तो ये दो फॉर्म आपने बना दिए, बोथ आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, तो आपको ऑप्टिकल भी देखने होंगे, है ना। तो कैसे देखेंगे, ये दो फॉर्म तो बन ही गए हैं, अब दोनों में तीसरा कोई ज्योमेट्रिकल नहीं बन रहा है, ये ध्यान रखेंगे। तो अब जरा इन दोनों में ऑप्टिकल वाली बात भी कर लें। तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ना दोनों में, और यहाँ भी इनएक्टिव है ना। तो आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी नंबर ऑफ 2 हैं, और स्टीरियो आइसोमर्स भी यहाँ पे कितने होंगे, 2 ही होंगे। समझ आई बात। तो एक तो ये बात ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर मैं PTEN का होल ट्वाइस और Cl2 लिखता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और इसको समझना भी है बहुत अलग तरीके से। ये कैसे आया, PTEN का होल ट्वाइस है, तो हमने एक EN ऐसे अप्लाई कर दिया, एक EN आपने ऐसे अप्लाई कर दिया, ठीक। तो स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, एक Cl यहाँ पे आया, ये Cl, तो ये कौन सा फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है। अब हम इसको सिस पैटर्न पे भी ला सकते हैं या नहीं, इसको ज़रा समझिएगा। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसको ऐसे रहने दें, ये ट्रांसफॉर्म है। अब मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ कि मान लीजिए प्लेटिनम आपने लिखा और यहाँ Cl है, ये Cl है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, ये पोजीशन है ऐसे, इन दोनों पोजीशन, तो ऐसे EN आ जाए, और ऐसे ही इस पोजीशन में और इस पोजीशन में इस तरह से EN आ जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो दिस इज द सिस फॉर्म, बन जाएगा ना, सिस फॉर्म है ये, और ये ट्रांसफॉर्म है। अच्छा, क्या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे, मैं समझा रहा हूँ। प्लेटिनम आप लिखिए, इसको EN ऐसे लिखा गया और EN ऐसे भी लिखा गया, और Cl इधर, ये Cl, तो ये क्या है, ये दोनों, ये जो फॉर्म आप लिख रहे हैं ये ट्रांसफॉर्म ही तो है, इसी को आपने ऐसे लिख दिया बस। समझेंगे नहीं, ये बात समझिएगा। तो आपके पास टोटल ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर्स हैं वो आपके पास 2 ही हैं, है ना, 2 ही हैं, वो एक ही अलग नहीं है, तो वो दोनों मिला के एक ही है, ठीक। अच्छा, लेकिन अगर हम इसके ऑप्टिकल वाले केस की बात करें कि इसमें कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री बात करेंगे, तो ये थोड़ा सा समझना आपके लिए अलग है। तो मैं सबसे पहले अगर इसकी बात करूँ ट्रांस वाले की, तो आप तो सीधा सीधा प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा सकते हैं। तो ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, और इसमें आप ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल सकते हैं, ठीक। अब जरा इसको समझिए, सिस फॉर्म को क्या है। दरअसल सिस फॉर्म में कैसे बना है, ये यहाँ पे सेंटर पे प्लेटिनम है, इसके इस साइड क्लोरीन है, इधर क्लोरीन है। अब इधर जो EN है इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, लेकिन इधर का जो EN आएगा वो ऐसे करके इधर आएगा, ऊपर से आना है ना एक पार्ट, तो ऐसे करके इधर लोब आएगा, और इधर जो EN है वो नीचे से लोब आएगा, दोनों ऊपर से थोड़ा जाएंगे, ऑक्टाइडल साइड बनानी है आपको। तो एक ऐसे लोब है और एक नीचे से लोब से, तो इसके अंदर सिमेट्री नहीं होगी। इस बात को फिर समझिएगा, अपने से समझिए, मैं फिर क्या बोल रहा हूँ। इधर तो आपको क्लियर है, दोनों प्लेन में है, ठीक है, लेकिन अब इधर वाला एक ऐसे लोब से आ रहा है और दूसरा लोब ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आप नहीं ला पाएंगे। तो इसके अंदर जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो नहीं है, और दैट्स वाई दिस इज द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके साथ साथ इसका D+
और साथ साथ L माइनस फॉर्म दोनों होगा। तो अगर मैं इस कंपाउंड के आपसे बात करता टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, तो आप कितना लिख देते? 3, यानी ऑप्टिकल भी है और ज्योमेट्रिकल भी है। ज्योमेट्रिकल कितने? ज्योमेट्रिकल 2 ही हैं, लेकिन जो सिस वाला फॉर्म था वो दरअसल ऑप्टिकली एक्टिव निकला और उसके 2 फॉर्म जरूर मिल जाएंगे, तो इसलिए हम लोग टोटल उसको 3 मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत एक एक क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से डील करिए, तो अपने आप से आपको समझ में आएगा कि क्या हम कर रहे हैं। एक और एग्जांपल मैं लिखूंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए सही से और समझिए 2-2 मिनट कि आखिर किया क्या गया है। चलिए इधर अब मैं एक और क्वेश्चन को इसी तरह से लेता हूँ और वो भी बहुत अलग तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ पीटी, यहाँ पर मैंने GLY का होल 12 और ये Cl2 लिखा। अब मेरी बात समझिएगा, इसको अच्छे से क्वेश्चन करना है। GLY मतलब ग्लाइसिनेट आयन, तो आपको पता है प्लेटिनम कितना हो गया? +4 में आ गया। चलिए बट यहाँ पर एक NH2 है और आप इस तरह से इसको CH2 है बीच में, COO- की तरह यहाँ पे कोऑर्डिनेट कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरह से NH2 और आप COO- लिख के यहाँ कोऑर्डिनेट करा रहे हैं, बीच में है CH2। ये आप चाहें तो ऐसे लिख भी दें। अब जरा देखिए, ये प्लेनर फॉर्म में है और यहाँ पे हमने एक तरफ Cl लिखा, यहाँ पर भी Cl लिख दिया, तो ये एक फॉर्म बना। अब इसका दूसरा फॉर्म कैसे बनाया जाए? चलिए, तो एक तो ये बन गया, दूसरा हम ट्रांसफॉर्म बनाने जा रहे हैं। देखिए उसमें क्या करेंगे हम लोग, प्लेटिनम वाला पोर्शन ऐसे ही लिखा है, इस पर कोई चेंज नहीं कर रहे हम लोग। तो एक ट्रांस वाला फॉर्म जो हम Cl यहाँ लिख रहे हैं, Cl यहाँ Cl, ऐसे से इस फॉर्म आ गया। और यहाँ क्या करने जा रहे हैं, NH2 यहाँ कोऑर्डिनेट है और ये COO- कोऑर्डिनेट कर रहा है। यहाँ पे मैंने NH2 लिखा और यहाँ COO- ऐसे कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो ये भी बन सकता है ना। तो यहाँ सिस, लेकिन एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ बहुत सारे केसेस बन सकते हैं अभी, क्योंकि यहाँ En की तरह दोनों सेम साइड नहीं थी। तो मैंने जो बनाया है उसको ज़रा समझिएगा क्या किया जाए। पहले मैं इसी को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, है ना। कैसे चेंज कर रहे हैं, प्लेटिनम क्या इसी तरह से फॉर्म बना रहे और मैं चेंज क्या कर रहा हूँ, Cl ऐसे ही बना है, लेकिन इनको जो आपने सिस कर रखा है इनको ट्रांस कर देते हैं। मैं NH2 और यहाँ वाली पोजीशन COO- कर देता हूँ और यहाँ COO- और यहाँ वाला NH2 कर देता हूँ, तो ये ट्रांस हो गया, है ना। तो NH2 ट्रांस वाले फॉर्म में आपको दिख रहा, COO- भी ट्रांस वाली पोजीशन में आपको दिख रहा है। ठीक, ये हो गया। तो एक तो ये केस हम लोग बना सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से, और इसी में एक केस हम लोग और क्या कर सकते हैं। अच्छा, इस केस में और इस केस में कोई तीनों में कुछ आइडेंटिकल तो नहीं है, एक जैसा तो नहीं है। इसमें देखो COO- सिस है, दोनों एक साथ आ रहे हैं और ये ट्रांस है NH2 वाला। यहाँ NH2 वाला सिस था, COO- भी सिस था। यहाँ क्या हो रहा है, क्रॉस में है, NH2 ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, दोनों ट्रांस है, सभी तीनों ट्रांस है। तो एक्चुअल ट्रांस यही है जिसमें हर एक पोजीशन ट्रांस है। इसके अलावा कोई और एक केस बनाया जा सकता है, तो उसको भी ज़रा देखें। हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं जिसमें हम लोग तीनों सिस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे Cl सिस था,
यहाँ पर NH2 और ये दो सिस थे, बाकी ट्रांस था। अब मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, यहाँ Cl, ये Cl। अब जरा ध्यान देखिए, प्लेटिनम जो मैंने लिखा, यहाँ NH2 लिखिए, ये C+- लिखना है, और इधर मैं C+- लिख रहा हूँ और ये NH2 लिख रहा हूँ। अब जरा समझिए, अब ये क्या अलग है या एक जैसा है, उसको जरा चेक कर लिया जाए। तो यहाँ पर क्या आप दिखा रहे हैं, यहाँ पे C+- जो है, यानी मेरे ख्याल से ये चारों पोजीशन आपके अलग अलग बन गए। इसमें मेरे ख्याल से कुछ भी अलग नहीं, बिल्कुल क्लियर है आप। तो मैं फिर समझा दूँ कैसे कैसे हम लोगों ने किया है। ये Cl ट्रांस था और इनको इस तरह से इस पैटर्न पे आपने कोऑर्डिनेट कर दिया। इसी तरह को पार्ट को मैंने सिस की जगह ट्रांस क्लोरीन की जगह सिस क्लोरीन की, और इसमें NH2 ट्रांस है, बाकी ये दोनों सिस है। यहाँ पे क्या किया मैंने, NH2 को सिस कर दिया और C+- को भी सिस पैटर्न पे कर दिया। यहाँ पे पूरी तरह से ट्रांस है। तो ये चारों फॉर्म आपके पास यहाँ पे मिल गए। तो ऐसे आपको बहुत, देखिए ये सब क्वेश्चन ना तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि आपको हर जगह मिल जाएंगे, आएंगे एडवांस में ही, एडवांस लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन समझ के आपको, इसीलिए टाइम आपके लिए होगा। तो आपको टाइम देना है, स्टेप वाइज एक एक चीज़ देखनी है कि कैसे आप दिखाओगे, और देन आप आसानी से लिख सकते हो। तो ये जो कोऑर्डिनेशन मैंने बनाए चारों, अब इसमें सब पे हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, ऑप्टिकल नेचर। तो ज्योमेट्रिकल तो क्लियर हो गए, ज्योमेट्रिकल तो 4 बन गए। अब आप ऑप्टिकल को कैसे ज़रा देखेंगे, चलिए। तो ऑप्टिकल के लिए इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक, चलिए इस पे बात करते हैं। सिस वाला फॉर्म, सिस वाले फॉर्म में तो आपको पता है डिफरेंट होगा, तो यहाँ ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये एक्टिव होगा, ठीक है ना। इसी तरह से इस पे जरा बात करते हैं, इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, इनएक्टिव होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, एक्टिव, बिकॉज ये सिस वाला फॉर्म है। तो अब जरा देखिए, यहाँ पे ये 2 है और ये भी 2 है, तो ये तो 2 नहीं होंगे, तो अब टोटल एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स भी आपके पास 2 यानी यहाँ पे बन रहे हैं। तो आपके पास टोटल जो बात है वो टोटल, यहाँ पे टोटल 4 थे, बट 2 और एक्स्ट्रा जुड़ गए, तो 6 टोटल आ जाएगा। ठीक, तो आप इस तरह से एक एक करके ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, इन सब केसेस को यहाँ पे हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो आप इसको भी नोट करिए और समझिए, 2 मिनट इसी क्वेश्चन पर रहिए और खुद से देखिए। ये मेन पार्ट सीखना है आप ही को कि 3D में कैसे हम उसको जज कर सकते हैं। तो एक बार उसको समझिए और फिर मुझे बताइए, ठीक है। तो एक बार जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे और इस पर और काम करना है। फिर भी नया कुछ आता तो आप उसको बताएंगे मुझे। अब मैं जरा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। PT EN का वोल्टेज और CLBR दोनों डिफरेंट मैंने कर दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वैसे ही सेम केस आपको करना है। EN को लिखना है ऐसे, यहाँ EN लिखना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन आपके पास अलग अलग है, तो एक तरफ क्लोरीन एक तरफ ब्रोमीन, तो एक तरफ ये, और इसके बाद इसको सिस पैटर्न पे भी लिख दीजिए। तो प्लेटिनम, यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, और फिर यहाँ पे EN, यहाँ पे कोऑर्डिनेट,
और ऐसे कोऑर्डिनेट, यहाँ पे EN ऐसे कोऑर्डिनेट करना है, ठीक। तो ये एक फॉर्म। इसके अलावा क्या और कोई फॉर्म बन सकता है इसमें? तो मेरे ख्याल से इसमें तो नहीं बन सकता, तो ये तो केवल 2 ही फॉर्म है ना, इसमें तो कुछ नया नहीं बनेगा। CL, BR, ट्रांस सिस दोनों बनाई दिए गए, इनमें आप एक ही पैटर्न कर सकते हैं, वो मैंने लिख दिया। अब जरा इनके ऑप्टिकल नेचर पे भी बात कर लें। ऑप्टिकल नेचर में क्या होगा? अगर आप ऑप्टिकल नेचर इसके देखो तो ये क्या है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, तो इनएक्टिव होगा, और यहाँ एक्टिव होगा। तो यहाँ भी टोटल कितने आ गए? टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर्स आपके पास यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। चलिए और हम अगले केस को यहाँ पे बढ़ाते हैं। अब जरा देखिए, एक केस में अगर इसी पे क्वेश्चन में लिखता PTGLY होल ट्वाइज और CLBR, ये सब मैंने बदल दी, देखो। अब जरा देखिए इसमें कैसे क्या क्या बन सकता है। तो यहाँ पे आपको पता है इधर NH2 है और ये COO माइनस है, ऐसे NH2 है और यहाँ COO माइनस है, ऐसे बन गया ये स्क्वायर प्लेन है। और फिर बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ Cl है, यहाँ ब्रोमीन है। तो अब इनमें कैसे कैसे आप दिखाएंगे, ये ज़रा सोचिएगा। तो ये चीज़ें मैं आपको के लिए छोड़ देता हूँ आप, ताकि पहले कुछ एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद ही बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे कैसे करना मैं समझा दूँ, एक बार आइडिया देता हूँ। जैसे आपने अभी जिस पोजीशन में बना है, जैसे ये बना है, यहाँ पे ऐसे बना है, इसी को आप पहले सिस पोजीशन में लाइए, इसको भी सिस में लाइए, इनको भी सिस में लाइए, ठीक। उसके बाद Cl और Br को हम लोग NH2 जो सिस है उसको ट्रांस करिए, फिर COO माइनस को उसको ट्रांस करिए, दोनों को क्रॉस करिए। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज़ आपको बनानी है और सभी पॉसिबिलिटी बनाइएगा, और फिर उसके बाद आपको ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल दोनों को ट्राई करना होगा, ठीक। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस आइसोमेरिज्म के अंदर हैं जिनके बारे में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो एज ए थ्योरी पोर्शन ऑलमोस्ट ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। अब आपका काम क्या बचता है? ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल के बारे में, कुछ ज़्यादा ही करना, ताकि क्वेश्चंस आपको टाइम दे के अभी करना है ना, बहुत फास्ट नहीं करना है। क्योंकि जब भी आप ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल की बात करेंगे तो उसमें प्रॉपर आपको ओरिएंटेशन देखना होता है, 3D विजुअलाइजेशन होता है, तो थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो आप लोग इन सब के क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं उनको आप ट्राई कर लीजिए। और ये चैप्टर जो थ्योरेटिकली वो एंड हो चुका है। उसके बाद आप लोग जो क्वेश्चंस जनरेट करेंगे उसको हम लोग डाउट में डिस्कस करेंगे। कुछ अगर क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनको आप 3D में समझना चाहते हैं तो फिर हम लोग उसके लिए भी एक वीडियो बना सकते हैं। तो फिलहाल ये चीज़ें यहाँ तक आपको करनी थी। एक बार अच्छे से पूरा चैप्टर रिवाइज करिएगा। अब मैं इस पूरे चैप्टर की अगर समरी पे बात करूँ तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें सबसे पहले तो एक IUPAC का क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि मेंस अभी आपके सामने है फ्रंट में। एडवांस में भी आपके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि आप एक नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन आपको मिलेगा किसी भी पेपर में। दूसरा एक VBT से रिलेटेड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे, हर जगह। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड, वर्नर्स थ्योरी पर किस तरह से कौन सा आयन टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा, कितने Cl बाहर हैं, कितने अंदर हैं। इसके अलावा हम लोग CFT से जहाँ तक अगर आप बात करें या सिनर्जिक बॉन्डिंग की बात करें, तो इन सब के क्वेश्चन एडवांस में ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आइसोमेरिज्म का भी एक क्वेश्चन है। तो मतलब मेन 3 टॉपिक हैं, आइसोमेरिज्म का एक क्वेश्चन मिलना, और आपके पास IUPAC नॉमेनक्लेचर का एक क्वेश्चन होना, और VBT से क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन इन्हीं 3 टॉपिक्स में होते हैं। तो आपको इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। पहले क्वेश्चंस का आना इम्पॉर्टेंट है और बाद में उसकी स्पीड इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि कैसे जल्दी करें, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम टाइम के लिए भी है, तो उसको भी ध्यान रखना होगा। ठीक है बच्चों, तो अब आप इस सबको एक बार पूरा चैप्टर और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। और जो भी फॉस्टर के अंदर जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन सबको ऑलमोस्ट हम लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसको जल्दी से कंप्लीट करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, नया चैप्टर। और अब आपके पास जो टॉपिक बचे हैं वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जिनके 1-1, 2-2 वीडियो लेक्चर हम लोग
पढ़ेंगे, जैसे कि मेटलर्जी है, D&F ब्लॉक जो होता है उसके प्रॉपर्टीज़ अभी हम लोगों को डिस्कस करनी है, जो कि NCERT से रीडिंग होनी चाहिए प्रॉपर, तो वैसे ही मैं आपको समझाऊंगा भी। तो D&F ब्लॉक है, मेटलर्जी का पोर्शन है, इसके अलावा प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हालांकि 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, बट एक बार दोबारा से उसको पढ़ना होगा, तो उन सब के मैं वीडियो भी जल्दी जल्दी भेजूंगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।